इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बात सबसे पहले नीट एग्जाम की। नीट का दोबारा परीक्षा होने वाला है और दोबारा होने जा रही नीट परीक्षा से पहले देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर अभूतपूर्व तैयारी देखी जा रही है। परीक्षा से पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल भी की गई। नीट परीक्षा को लेकर मचे देशव्यापी बवाल के बाद अब दोबारा परीक्षा के लिए केंद्र सरकार और प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए ये रिपोर्ट। परीक्षा के पेपर लीक कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दोबारा होने जा रही नीट परीक्षा से पहले देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर अभूतपूर्व तैयारी देखी जा रही है। सुरक्षा का आलम यह है कि परीक्षा से ठीक पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल की गई है। नीट परीक्षा को लेकर मचे देशव्यापी बवाल के बाद अब दोबारा परीक्षा के लिए केंद्र सरकार और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। नीट पेपर लीक के दाग को धोने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। परीक्षा की घड़ी से ठीक पहले देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सन्नाटा नहीं बल्कि सुरक्षा का महा मॉक ड्रिल देखने को मिला। इस मॉक ड्रिल के साथ ही ट्रैफिक, बस और रेल की सेवाओं के लिए भी अधिकारी सतत नजर आए। देखिए, जनपद प्रयागराज में 47 केंद्रों पर नीट का एग्जाम होना है 21 तारीख को। इसकी तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। केंद्र जो व्यवस्थापक हैं और उनके हर केंद्र पे जो स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं उनके साथ बैठक हो गई है। पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई है, सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। मॉक ड्रिल इसका ड्राई रन कल होना है, वो भी कल सुबह हो जाएगा। हर केंद्र पर स्टूडेंट्स को कहीं कोई दिक्कत ना हो। लगभग 23,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करा दी गई हैं। को संदेश देना चाहते हैं जो परीक्षार्थी हैं और आम नागरिक दोनों के लिए, खास करके जो धनकी हाजीपुर की तरफ से, जो टोल प्लाजा की तरफ से जो भी पिकअप हैं, टेम्पू, ई रिक्शा, बस हैं, धनकी से नीचे आने के लिए हम लोग डाइवर्जन प्लान बनाए, नीचे नहीं आएंगे। जिनको परीक्षा सेंटर के लिए है तो धनकी के पास आकर वहाँ से पैदल फिर परीक्षा सेंटर की ओर जाएंगे, बापू परीक्षा सेंटर। बाकी जो जिनको जाना है, टाउन में जाना है, तो बिस्कोमान से होकर कुम्हरार वाले जो पुल है उस पुल से फिर शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। सारे बस का जो रूट हम लोग कर दिए हैं 0 माइल होकर न्यू बाईपास के रास्ते से मीठापुर से होकर गांधी मैदान की ओर जाएंगे। इस रास्ता प्रतिबंधित रहेगा। Today we had a real-time rehearsal with all the route officers, the examination chief, the staff, the police. So right from where the question paper will be taken and what is the route, and to the examination center, in order to ensure that there are no issues. So we have done all this, and in the examination center also we've ensured medical facilities are present, and also doctors will be there to take care of the students in case of any last minute issues. So all the arrangements have been made. Students need not have to panic. So these are just arrangements to ensure that the examination is conducted in a smooth and a fair way. So they can just come and write the exam well. इसमें पूरी जो है इंतजामात कर लिए गए हैं। अलग अलग प्रकार की सुरक्षा है। पहली सुरक्षा है जो क्वेश्चन पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, उसमें आर्म्ड गार्ड और एस्कॉर्ट लगाई गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स में एंट्री के दौरान फ्रिस्किंग की, डबल लेयर्ड फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। जिन जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम की प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा लोकल लेवल पर जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, पीजीज है, हॉस्टल है, वहाँ पर हम निगरानी रख रहे हैं। किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि, कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो पूरी तरीके से हम तैयार हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक एग्जाम कराएंगे। से हरियाणा रोडवेज का लेटर आया हुआ है जो नीट 21 तारीख को पेपर है। 6 इसमें वो स्कूल हैं जिसमें 2 मार्ग हैं, एक यूनिवर्सिटी का, एक गोहाना रूट पे। हमने स्पेशल 2 बसें 11 बजे से बच्चों के लिए पेपर बेच के उनको स्पेशल यहाँ से चलाएंगे और 5 बजे तक वो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो हमारे पास 103 टोटल बसें हैं जो हमारे रूट पे सभी मार्ग पे सवारियों को ध्यान में रखते हुए चलेंगी।
जी, नीट का जैसे एग्ज़ाम है, तकरीबन 25,000 कैंडिडेट का हमको सूची मिला है कि भाई ये सब यहाँ आएंगे। तो इनके लिए हम अपना आरपीएफ और जीआरपी का जो हमारा स्टाफ है, उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ हम व्यवस्था कर रहे हैं कि स्टेशन पर जो है सुरक्षा जो है वह चाक चौबंद रहे। इसके अलावा हम जो मेडिकल टीम है उसको विशेष निर्देश दिया गया है कि वह भी स्टेशन पर मौजूद रहे। ज़िला प्रशासन के सहयोग से हम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी जो है वह व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो तुरंत उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स वह रहे। नीट यूजी परीक्षा के री एग्जाम को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि इस बार सरकार की पूरी तैयारी है, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चों को अपनी परीक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल शुभकामना है हम लोगों की। हम लोग सरकार के प्रयासों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति होगी जिस तरह से सरकार काम कर रही है। व्यवस्था के लिए हमने बनाए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद इनका मुआयना कर रही हैं। हम इसको बहुत गहराई के साथ इसमें जनता की मदद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भी इन परीक्षाओं को लेकर के सरकार ने एक दोषमुक्त प्रबंधन को लेकर जो तैयारियां की हैं, मॉक ड्रिल से काफ़ी हद तक सरकार आश्वस्त हो जाएगी कि कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं है, और वो तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे पेपर लीक, जो पर्चा लीक को लेकर के छात्रों के मन में अनिश्चितताएं हैं, वो बिल्कुल ही निर्मूल साबित हों। और हमें पूरा विश्वास है कि टेलीग्राम पर रोक और जिस तरह से वायुसेना के विमानों के द्वारा प्रश्न पत्र विभिन्न राज्यों में भेजे गए हैं, तमाम वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिससे परीक्षाओं की पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी हो और सही तरह से हो, सरकार ने इसलिए कदम उठाया, इसलिए ये अच्छा कदम है। और परीक्षा साफ सुथरा हो, किसी प्रकार का कोई शिकायत ना हो, और इसको देखते हुए सरकार ने इनिशिएटिव लिया। नोएडा में भी नीट की दोबारा परीक्षा से पहले सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए सेक्टर 46 के भवानी शंकर इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले शहर के नीट परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 25 केंद्रों पर 9,050 उम्मीदवार कड़ी एंट्री और टाइमिंग नियमों के तहत परीक्षा में शामिल होंगे। याद करिए, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना और दिल्ली तक की वो तस्वीरें जिसने देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। पेपर लीक के उस काले इतिहास से सबक लेते हुए इस बार सरकार किसी भी कीमत पर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। नई गाइडलाइंस के तहत परीक्षा केंद्रों पर जैमर्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल लॉकिंग सिस्टम को और कड़ा किया गया है। मॉक ड्रिल के जरिए यह जांचा गया कि क्या सुरक्षा की कड़ियां इतनी मजबूत हैं कि दोबारा कोई सॉल्वर गैंग उसमें सेंध ना लगा सके। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाणी देवस्थान में हनुमान जी के मारुति मंदिर के हॉल की छत गिर गई। इस हादसे में 30 से 40 श्रद्धालु घायल हुए हैं और 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर आ रही है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान में हनुमान जी के मारुति मंदिर के हॉल की छत गिर गई। इस हादसे में 30 से 40 श्रद्धालु घायल हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों की मौत होने की खबर है, लेकिन अभी आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार होने के कारण हनुमान मंदिर में भारी भीड़ थी। कीर्तन और महाप्रसाद लेने के लिए भीड़ लगातार बढ़ रही थी। इसी दौरान मंदिर परिसर में बने सभा मंडप का पिलर गिर गया, साथ ही छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक भर कर ढह गया। इस हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8 से 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
वहीं छत के गिरे हुए मलबे के नीचे करीब 30 से 40 श्रद्धालुओं के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद परिसर में चीख पुकार मच गई। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से मलबे को हटाकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी कई लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। इटली में आयोजित हुए G7 शिखर सम्मेलन के मंच से एक बार फिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और औषधीय विरासत ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक महामंच पर पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले की खास पहचान नागौरी अश्वगंधा को वैश्विक नेताओं को उपहार स्वरूप भेंट किया। पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद से ही नागौर का ये औषधीय पौधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट किए जाने के बाद नागौर और इसके आसपास के किसानों में काफी उत्साह है। इटली में आयोजित हुए G7 शिखर सम्मेलन के मंच से एक बार फिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और औषधीय विरासत ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक महामंच पर पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले की खास पहचान नागौरी अश्वगंधा को वैश्विक नेताओं को उपहार स्वरूप भेंट किया। पीएम मोदी के इस कदम के बाद से ही नागौर का ये औषधीय पौधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट किए जाने के बाद नागौर और इसके आसपास के किसानों में भारी उत्साह है। नागौरी की खेती करने वाले किसानों का मानना है कि पीएम मोदी के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। नागौरी अश्वगंधा के निर्यात में उछाल आएगा और किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। नागौरी अश्वगंधा की खेती करने वाले किसानों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मोदी जी ने अश्वगंधा के बारे में विश्व स्तर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नागौर के किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने 4 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि नागौरी अश्वगंधा की खेती कैसे की जाती है। मेरे को इतना पहले नॉलेज नहीं था। नागौर के कृषि विभाग के अधिकारी है वो हमारे संपर्क में आए, उसके बाद मैंने अश्वगंधा की खेती की रफ्तार पकड़ी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी G7 का जो प्रोग्राम हो रहा है फ्रांस में, उसमें हमारे नागौरी अश्वगंधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए वहाँ पे मंच पे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम किया है। और अभी जो इसको GI मिला है उसके पीछे कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं इसके जो औषधीय गुण हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी वास्तव में इसकी पहचान को देखा है, क्योंकि नागौरी अश्वगंधा जो वास्तव में यहाँ की मुख्य औषधीय फसल है नागौर की, और इसको 2025 के अंदर ही इसको GI टैग मिला है। तो इसकी वजह से इसकी पहचान दोगुनी हो गई है। और उसमें फिर बाद में मोदी जी ने इसको जो है अभी फ्रांस के अंदर गए हैं G7 के अंदर, तो इसको रिप्रेजेंट किया है नागौरी अश्वगंधा को, क्योंकि इसका जो एल्कलॉइड कंटेंट है इसके अंदर, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके जो महत्वता है, क्योंकि ये वास्तव में औषधीय गुण को रखती है। और इसमें हर एज के जो है इसके जो है मनुष्य इसका उपयोग, इसके पाउडर का उपयोग कर सकता है। G7 सम्मेलन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटते हैं। ऐसे मंच पर नागौर की मिट्टी से उपजी इस अनमोल धरोहर को स्थान देना पीएम मोदी के लोकल फॉर ग्लोबल और एक जिला एक उत्पाद विजन की सफलता को दर्शाता है। ये उपहार न सिर्फ एक औषधीय पौधा है, बल्कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम और ग्लोबल वेलनेस यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य के संदेश का प्रतीक भी है। बता दें कि नागौर का नाम अब तक वीर तेजाजी की भूमि, सूफी संतों की दरगाह और बेहतरीन नागौरी बैलों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नागौरी अश्वगंधा ने नागौर की साख में एक नया और स्वर्णिम वैश्विक अध्याय जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे पर आज रहे और इस दौरान उन्होंने बड़ी सौगात भी दी है। और इसी क्रम में झांसी में पहुंचे, झांसी के सर्किट हाउस को भी नई सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और वहां स्वीट और डॉर्मेट्री का लोकार्पण किया। स्वीट और डॉर्मेट्री का लोकार्पण झांसी के सर्किट हाउस में किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इसका उद्घाटन किया। सर्किट हाउस में काफ़ी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं इस दौरान, और झांसी में आधुनिक आवास सुविधा भी शुरू की गई है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के झांसी दौरे की है। अपने इस दौरे के दौरान सर्किट हाउस
को भी सौगात दी है और सर्किट हाउस में कई सुविधाएं बढ़ाई हैं। आधुनिक आवास सुविधा शुरू की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और डॉर्मेट्री का भी लोकार्पण किया है और इस सर्किट हाउस में स्वीट का भी लोकार्पण और उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इससे पहले ललितपुर में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर को आज स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1766 करोड़ की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से न सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर उपलब्ध होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। माना जा रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद और इसके संचालन से ललितपुर और उसके आसपास के इलाकों के मरीजों को इलाज के लिए अब बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बदल चुका है। कभी एक कोने में उपेक्षित सा पड़ा ललितपुर पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश तो झेलता ही था। विकास की योजनाओं से कोसों दूर कोई पुरसा हाल नहीं था। न सड़क, न बिजली और माताओं और बहनों को तो अपना पूरी जिंदगी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ढोते ही व्यतीत हो जाता था। खेती के लिए पानी होने के बावजूद सिंचाई की सुविधा नहीं थी। गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी। किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न विकास की कोई परियोजना आगे बढ़ पा रही थी और यहां के संसाधनों में लूट होती थी। लूट संसाधन यहां का, वन संपदा यहां की, चंद मुट्ठी भर लोग उसको लूट करके काटते थे, तस्करी करते थे। संसाधन पर ललितपुर की जनता जनार्दन का अधिकार, चंद मुट्ठी भर लोग अवैध खनन के कार्य में लिप्त होकर के व्यवस्था पैदा करते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तो हमारा ललितपुर नवाचार के लिए जाना जा रहा है। अभी आपने देखा प्रदेश के अंदर पहली गौशाला ललितपुर ने दी थी कि सरकार भी गौशाला का संचालन कर सकती है और तुरंत सरकार की कृपा से पहली गौशाला यहां के तत्कालीन जिला प्रशासन ने प्रारंभ की थी। और मुझे अच्छा लगा कि अब वह कंपोस्ट की आपूर्ति दुनिया के देशों को भी करने जा रही, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं बन रहा है तो ललितपुर में बनेगा, ललितपुर में, और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। ये फार्मा पार्क जो ड्रग बल्क पार्क बनने जा रहा है, इसके बारे में कोई जानता है, इसकी कीमत कोई जानता है और इसके महत्व को कोई जानता है तो आपके लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी उसके महत्व को अच्छी तरह जानते हैं।
कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री को जबरदस्त वक्ता बताया और कहा कि उनकी सोच बहुत ही साफ और स्पष्ट है। देखिए ये रिपोर्ट। Dynamism and energy, that he has a vision, whether you agree with that vision or not. He articulates a vision. He's a powerful orator, perhaps one of the best orators this country has seen in Hindi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में एक बार फिर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कसीदे पढ़े हैं। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त व्यक्ति बताया है। शशि थरूर का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी में अपार गतिशीलता और ऊर्जा है। उनका एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है। I think we all recognize that he has a tremendous amount of dynamism and energy, that he has a vision, whether you agree with that vision or not. He articulates a vision. He's a powerful orator, perhaps one of the best orators this country has seen in Hindi. He reaches out particularly to those who speak that language. He is a very compelling presence on the national stage, and undoubtedly he has been able to leave his stamp on many aspects of Indian life, society and politics. No doubt about that. जहां कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाती है, उन्हें घेरने की कोशिश करती है, वहीं अलग लाइन लेते हुए फिर से शशि थरूर ने पीएम मोदी का गुणगान किया। जिस तरीके से ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुरक्षित करने पर जोर दिया, इस बात पर थरूर ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। No, I think that Mr. Modi was particularly able to convey a message that we would all agree with, namely that commercial shipping should not be targeted in a war. These are civilian sailors. As you know, pretty much every ship, whatever country's flag it's flying, has Indian crew on board. Now, the Americans may say that they have no idea what crew there is in a ship. If a ship is violating their blockade, they will hit them. But these facts still remains. These are civilian ships and civilian crew. And they should have found a non-lethal way of stopping the ship, such as by intercepting it, boarding it, disabling it, whatever it may be. I think that the message from the Prime Minister was this is not acceptable because the safety of shipping is important to every country in the world, and that's a fair message to give. I might add, however, that the distinction in wartime is that everybody has to be much more careful as well, because when there is one side threatening a blockade and saying if you violate our blockade we'll hit you, then the ship owners also have some culpability in forcing their crew to take such risks. ऐसा पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने मोदी किया है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर कई ऐसे मौकों पर थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। जब कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे थे, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए थरूर के वो बयान दिखाते हैं जब वो पीएम मोदी के फैन नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर पर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी संविधान को पवित्र मानते हैं। मोदी ने अच्छा काम किया, उनसे सीखने की जरूरत है। इंडिया यूएस डील की तारीफ की। मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते जितने अच्छे आज हैं उतने कभी नहीं रहे। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी दल का नहीं। कई बार सियासी दल वार पलटवार करने में ये भूल जाते हैं, लेकिन शशि थरूर की राजनीति थोड़ी अलग है। जहां तारीफ करना बनता है, वहां शशि थरूर अपने विचारों को दबाते नहीं, बल्कि खुलकर सबके सामने रखते हैं। इस बार भी शशि थरूर ने यही काम किया। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस पर क्या कुछ कहता है। ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था, वो उस युद्ध पर अब विराम लग गया है। अमेरिका की तरफ से ईरान और इजराइल, माफ करेंगे, ईरान और अमेरिका ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन इजराइल लेबनान पर लगातार हमला कर रहा है। इजराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं। लेबनान में इजरायली हमलों से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह को अपने हमले की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ईरान का यह कहना है कि अमेरिका की जिम्मेदारी है अब कि जंग खत्म कराए। और ईरान के बीच डील भले ही डन हो गई हो, लेकिन ट्रंप के दोस्त नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं दिख रहे। इजराइल लगातार साउथ लेबनान पर मौत का बारूद गिरा रहा है और तबाही मचा रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में हुए इजरायली हवाई हमलों में 47 लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 लोग घायल हुए। इजराइल के हमलों से लेबनान दहल गया है। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3980 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12001 लोग घायल हुए हैं।
सबसे ज्यादा नुकसान हारूफ इलाके में हुआ, जहां 9 लोगों की जान गई और 14 लोग घायल हैं। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल मानने को तैयार नहीं है। वहीं ईरान का कहना है कि इजराइल की एकमात्र दिलचस्पी स्थायी युद्ध में है। अरागची ने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। अरागची ने एक्स पर लिखा, ये किसी पागल और नरसंहार समर्थक व्यक्ति की बड़बड़ाहट नहीं है, बल्कि इजरायली शासन के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री का सार्वजनिक बयान है। तेल अवीव में बैठा ये नरसंहार समर्थक समूह पूरी मानवता के लिए खतरा है। ये सभी लोगों के लिए खतरा पैदा करता है। इजराइल लेबनान पर हवा जमीन से ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 2 टूक कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह को अपने हमले की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा निर्देश बिल्कुल साफ है, इजराइल अपने सैनिकों या अपने क्षेत्र पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे हमलों के लिए हिजबुल्लाह से बहुत भारी कीमत वसूलेगा। जहां नेतन्याहू के बम लेबनान की टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ईरान को परेशान कर सकते हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि हम नहीं, ईरान मजबूरी में बातचीत की टेबल पर आया, वो खत्म हो चुका है। हम 60 दिन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और उसे $1 भी नहीं मिलेगा। ट्रंप के बयान से ईरान भड़क सकता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते भी दिखाते हैं। ईरान अमेरिका के बीच क्या क्या समझौते। लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का भी सम्मान किया जाएगा। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म, सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त करेगा। अमेरिका कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ईरान की फ्री संपत्तियां और धनराशि जारी की जाएगी। वहीं ईरान का कहना है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म कराने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। इसी बीच कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को संदेश दिया है कि इजरायल लेबनान में अपने सैन्य हमलों को और नहीं बढ़ाएगा। नेतन्याहू इसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ईरान तोड़ने के लिए, लेबनान कब्जा करने के लिए, साउथ ऑफ लेबनान, मतलब ये 1/3 ऑफ लेबनान उनके हाथ में आ जाएंगी। वेस्ट बैंक में भी खाएंगे और वो गाजा स्ट्रिप में अभी 70% के उसके कब्जा भी अंदर ही उनकी है। उनके लिए तेल में वहाँ पर ये कब्जा गाजा स्ट्रिप में तेल निकाल देंगे। और लेबनान में अभी तक उन्होंने हिजबुल्लाह बिल्कुल रेजिस्ट कर रहा है, वो तो बिल्कुल काफ़ी नुकसान हो गया इजराइल के लिए। तो जब तक उनकी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया था, वो थोड़ा सी डोमेस्टिक प्रेशर भी ज़्यादा हो गया उसके ऊपर। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर होने वाली अहम वार्ता फिर से पटरी पर आ जाए, लेकिन इजराइल को समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल है। अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो पूरी दुनिया भर की टेंशन फिर बढ़ सकती है, क्योंकि अगर फिर युद्ध की स्थिति बनी तो इस बार सबको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अब बात खान सर की। पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है। यह मामला पटना के मुसल्लपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई पर फिलहाल रोक बनाए रखने का फैसला सुनाया और साथ ही उनके 3 स्टाफ सदस्यों को भी राहत देते हुए नो कोर्सिव एक्शन का आदेश दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक रहेगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख मुकर्रर की है। राजधानी के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर न्यायालय से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। खान सर के 3 स्टाफ को भी कोर्ट ने नो कोर्सिव दिया है, उनकी भी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 जून तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उनकी जमानत पर भी 25 जून को ही सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी का अंतरिम संरक्षण यानी इंटरिम प्रोटेक्शन बरकरार रखा है।
अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। अभी केस डायरी सबमिट कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, पीपी साहब को हैंड ओवर कर दिया गया है। 23 तारीख को तक उनको रिटर्न कर देना है पढ़ने के उपरांत। 25 को फाइनल हियरिंग होगी इसमें। आज रेगुलर बेल था 2 गार्ड्स का और एंटिसिपेटरी खान सर का था, और 3 उनके स्टाफ को भी एप्रीहेंशन था कि पुलिस पकड़ सकती है, इसलिए उनका भी बेल आज बहस हुआ है। उसमें भी नो कोर्सिव उनको ग्रांट किया गया है। ये प्रिजम्पशन पर वकील थोड़ी कुछ बता सकता है, क्या होगा नहीं होगा वो सब उस दिन फैसला हो जज साहब के हाथ में रहता है। वकील साहब कोई भी होंगे, वकील साहब वो प्लेस करेंगे अपने डिफेंस को, और जज साहब को दोनों पक्ष को सुनने के उपरांत ही कोई फैसला कर। बता दें कि कोर्ट जब इस तरह का आदेश जारी रखती है तो पर्दे के पीछे कई नियम और शर्तें लागू होती हैं। खान सर को पुलिस या जांच एजेंसी जब भी पूछताछ के लिए बुलाएंगी, उन्हें उपस्थित होना होगा। वे मामले से जुड़े किसी भी गवाह या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उनके बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर जाने पर पाबंदी हो सकती है। 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान निर्देशों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि 2 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए बवाल के दौरान खान सर के दोनों गार्डों पर 2-2 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ये कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी जोड़ लिया था। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब रोशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से इस घटना के लिए फैजल खान पर हत्या का आरोप लगाया। रोशन आनंद लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके साथ मामले में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। वहीं खान सर की ओर से पहले भी आरोपों को निराधार बताया जाता रहा है। फिलहाल अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है। अब सभी की नजर मामले की अगली सुनवाई और पुलिस जांच की प्रगति पर टिकी है। और खबर उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा पुलिस ने अलीगंज में 11 दिन पुराने मर्डर केस को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया कि हत्या की वजह प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी एक महिला से मिलते हुए पकड़ा गया था। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। यूपी के हरदोई का बेसिक शिक्षा विभाग इस समय गंभीर विवादों और जांच के घेरे में है। भर्ती प्रक्रिया, सरकारी अभिलेखों के गायब होने और भ्रष्टाचार के आरोपों ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजित सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि जांच के दौरान कई कमरे और अलमारियां सील कर दी गई हैं। सबसे बड़ा मामला 29,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 मूल दस्तावेजों के गायब होने का बताया जा रहा है, जिसने जांच को और गंभीर बना दिया है। विवाद की शुरुआत एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से मानी जा रही है, जिसमें चयन और डेटा प्रोसेसिंग के बाद आगे की कार्रवाई बीएसए कार्यालय स्तर पर अटकने के आरोप लगे हैं। और इसी बीच एक संस्था के अध्यक्ष ने बीएसए पर रिश्वत मांगने और दबाव बनाने का भी गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के दौरान प्रशासनिक टीम ने बीएसए कार्यालय में छापेमारी कर कई दस्तावेज खंगाले और संदिग्ध स्थिति में पाई गई फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए कमरे और अलमारियों को सील कर दिया है। साथ ही लंबित पेंशन फाइलों और काउंसलिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं की भी बात सामने आई है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जिलाधिकारी महोदय के समक्ष बीएसए कार्यालय से तमाम शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उनमें जो मुख्य चीजें थी, पेंशन में देरी को लेकर, पेंशन में पैसा मांगने को लेकर, 61 शिक्षक भर्तियों की पत्रावली का भी मामला था जिसमें कि कुछ गड़बड़ी की संभावनाएं बताई गई थी। इसके साथ ही एजुकेटर परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ भी नियम प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर कार्रवाई करने की शिकायतें थी। तो तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक समिति गठित की गई, जिसमें मैं, मेरे साथ प्राचार्य डायट और उप जिलाधिकारी सदर मेंबर थे। हम लोगों ने कल
पीएसए कार्यालय में जाकर अभिलेखों की पड़ताल की और ये पाया कि वहाँ पर जिन शिकायतें मिली हैं उनके अभिलेख वहाँ मौजूद नहीं हैं, या तो वो उपलब्ध नहीं है या उनको कहीं गायब किया गया है। संदेह के आधार पर अलमारियों को सील कराया गया। एक कमरे में एक पुराने बाबू थे, उसके कक्ष को सील किया गया और एक टीम गठित करते हुए उप समिति बनाकर यह निर्णय लिया गया कि सभी पत्रावलियों की इन्वेंट्री बना ली जाए। उसी क्रम में इन्वेंट्री बनाते हुए बहुत सारी फाइलें ऐसी भी मिली हैं जिनमें कि बीएसए कार्यालय में अनावश्यक रूप से उनको लंबित रखा गया है। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे गुजरात के सूरत जिले के जीआईडीसी से जुड़ी खबर। गुजरात के सूरत जिले में स्थित पिपोदरा जीआईडीसी क्षेत्र में बेकार धागे के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई। गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती गई और इससे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। फिलहाल आग लगने की वजह क्या रही है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि हम आपको ये बता दें कि इसकी जांच हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। आग जो लगी थी उसको बुझा दिया गया है कड़ी मशक्कत के बाद। हम आपको ये भी बता दें कि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है और प्रशासन ने लोगों से फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की। और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसमें 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन करते हुए हैती को 3-0 से हरा दिया। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के मुकाबले में ब्राजील ने शुरुआत से अंत तक मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा और आसान जीत दर्ज की। मोरक्को के खिलाफ ड्रॉ के बाद आलोचनाओं का सामना कर रही ब्राजील की टीम इस मुकाबले में एक अलग ही अंदाज में नजर आई। टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए हैती के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाया। ब्राजील के लिए सबसे बड़े हीरो रहे मैथ्यूस कुन्हा, जिन्होंने 2 शानदार गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन करते हुए हैती को 3-0 से हरा दिया। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के मुकाबले में ब्राजील ने शुरुआत से अंत तक मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और आसान जीत दर्ज की। मैच का पहला गोल 23वें मिनट में आया। विनीसियस जूनियर के शॉट को हैती के गोलकीपर जॉनी प्लासाइड ने रोक तो लिया, लेकिन रिबाउंड पर गेंद मैथ्यूस कुन्हा से टकराकर सीधे गोल में चली गई और ब्राजील ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। पहले हाफ के खत्म होने से 9 मिनट पहले ब्राजील की बढ़त को 2-0 कर दिया गया। इसके बाद पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में विनीसियस जूनियर ने खुद भी गोल दागते हुए स्कोर 3-0 कर दिया। दूसरे हाफ में हैती ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन ब्राजील का डिफेंस चट्टान की तरह खड़ा रहा। इस जीत के साथ ब्राजील ने गोल अंतर के आधार पर ग्रुप सी में पहला स्थान हासिल कर लिया। वहीं लगातार दूसरी बार हार झेलने वाली हैती की टीम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सफर यहीं समाप्त हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को का शानदार प्रदर्शन जारी है। ग्रुप सी के अहम मुकाबले में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। बोस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मोरक्को ने शुरुआत से लेकर अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। मैच शुरू होने के महज 71वीं सेकंड के बाद ही मोरक्को ने अपनी बढ़त हासिल कर ली। ब्राहिम डियाज के शानदार पास पर इस्माइल सैबारी ने तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए बेहतरीन फिनिशिंग किया और गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को का शानदार प्रदर्शन जारी है।
ग्रुप सी के अहम मुकाबले में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। बॉस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मोरक्को ने शुरुआत से लेकर अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। मैच शुरू होने के महज 71 सेकंड बाद ही मोरक्को ने बढ़त हासिल कर ली। इस्माइल सेबारी ने तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए बेहतरीन तरीके से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। शुरुआती बढ़त मिलने के बाद भी मोरक्को का आक्रमण नहीं रुका। हालांकि स्कोर 1-0 ही रहा। मुकाबले में मोरक्को का वर्चस्व साफ दिखाई दिया। दूसरे हाफ में भी मोरक्को ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और स्कॉटलैंड को वापसी का मौका नहीं दिया। पिछले विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचने वाली मोरक्को की टीम ने इस बार भी शानदार शुरुआत की है। वहीं स्कॉटलैंड के लिए आगे की राह आसान नहीं है। टीम को अब अपने अंतिम ग्रुप मैच में 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील का सामना करना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।